तो अजय जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब आपको कब लगा कि आपको अब ये काम करना चाहिए? हम लोग पिछले 8 साल से एक कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कोई प्लान किया कि ऐसा कुछ शुरू हो या कुछ भी। एक बार मैंने एक पहाड़ी एक कोई है लेखक, उनका कुछ पढ़ा था। अच्छा अच्छा। तो वो चाइल्ड लेबर के ऊपर था। उस दिन मुझे अचानक से सड़क पे बहुत से काम करते बच्चे दिखने लगे। उससे पहले शायद नहीं दिखते थे। जब मैं बाज़ार में गया तो मैंने देखा हर जगह चाइल्ड लेबर काम कर रही है। मॉर्निंग में जाओ तो छोटे बच्चे टिफिन लेके जा रहे हैं काम पे, यानी पूरा दिन काम करते हैं। चाय की दुकान पे और दुकानों पे जो और दुकानें हैं उन सब पे चाइल्ड लेबर काम कर रही है। तो उस दिन शाम को मैंने घर आके एक ब्लॉग, मेरा अंतर्मन के नाम से ब्लॉग था, उसमें मैंने लिखा कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते और ये सवाल है कि हमें ये चीज़ क्यों महसूस नहीं होती। बाल श्रम के नाम से मैंने लिखा था कि साइकिल पर टिफिन लटकाए बच्चे जा रहे हैं, क्या हमारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्या किताबों को दीमक लग गई है। एक मेरे फ्रेंड हैं जो कि शारजाह में है इस समय, उन्होंने मुझे कहा कि 5 बच्चे ऐसे आप चूज़ करो जिनका खर्चा सारा मैं दूंगा। तो फिर हमने बड़ा प्लान किया कि अरे 5 बच्चे कहाँ से ढूंढें, काम वाली का बच्चा देख लें, किसी और कोई गरीब आदमी ढूंढ लें, तो कुछ समझ नहीं आया। फिर ये भी लगा कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं वो, तो ऐसे बच्चे कहाँ से हो जो पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल। एक दिन मैं इस बस्ती से निकला तो मैंने देखा कि स्कूल समय में वहाँ पे बहुत से बच्चे, कई सौ बच्चे वहाँ पे घूम रहे थे। शायद 100 बच्चे सड़क पे दरअसल घूम रहे थे। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या रीज़न। पता करने की कोशिश की क्यों बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो पता लगा ये सब बच्चे कबाड़ चुगते हैं। और कबाड़ चुगने का समय भी वही है मॉर्निंग का, स्कूल जाने का समय भी वही है, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जाते। और कबाड़ चुगना उनका एक पुश्तैनी जैसे काम होता है, उस तरह का काम है कबाड़ चुगना। उनके दादा, उनके बाप, उनके भाई बहन सब यही काम करते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। ये प्लान किया था पहले कि 12 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे हम नहीं लेंगे। तो उसमें लेकिन जो 15-16 साल की लड़कियां थी वो भी 12 साल में नाम लिखा लिखा के, तो उन्हें शायद कुछ मिलेगा, बटेगा, कुछ इस तरह का होगा। तो हमारे पास जो वहाँ के प्रधान हैं उस बस्ती के, उन्होंने हमें एक लगभग 70-72 बच्चों की लिस्ट दे दी कि ये बच्चे पढ़ेंगे। हमने एक दिन बच्चों को बुलाया मिलने के लिए, उन्होंने कहा सिर्फ पढ़ना है, हम ना खाने को देंगे तुम्हें, ना कपड़े देंगे, कुछ नहीं देंगे हम लोग, सिर्फ पढ़ने के लिए जो बच्चे आना चाहे वो आ जाए। और इस तरह जो उड़ान के नाम से जो स्कूल है उसका एक तरह से शुरुआत हुई। अच्छा। उसके बाद हमें जगह नहीं मिली, बहुत हमने कोशिशें की, लेकिन जो प्रधान है उन्होंने ही हमारी मदद की। और एक मंदिर वहाँ पे था, पुराना मंदिर, उसकी छत पे उन्होंने हमें कहा कि भी यहाँ पढ़ा दो। तो उस छत पे हमने पढ़ाना शुरू किया और पहले दिन 32 बच्चे हमारे पास उस दिन आए थे स्कूल में। और उसके बाद आज तो वो 2500 लोग लगभग बस्ती में रहते हैं। और पूरी बस्ती सिर्फ 6 सालों में सब कुछ बदल गया वहाँ पे। वहाँ पे उनका खाना पीना बदल गया, उनका रहना, उनकी साफ सफाई, उनके बोलने का तरीका, सब कुछ बदल गया। और जो सबसे बड़ा गैप हम लोगों ने फिल किया वो ये था कि जब एक कबाड़ चुगता हुआ बच्चा आपकी गली में जाता है ना, तो आप उसे भगाते हो, आप कभी उसको देख के इग्नोर नहीं करते, आप कहते हो सामान उठा लेगा मेरा, कुछ भी आपके मन में जो चलता है। तो एक समाज के लिए डर था उस बच्चे के, हर बच्चे के दिमाग में। जब हम शुरू में वहाँ जाते थे बच्चों को स्कूल आओ आप, तो वो हमसे डर जाते थे बच्चे। हमने वो जो गैप था ना वो हमने ख़त्म कर दिया पूरी तरह। ये एक सबसे बड़ा जो एक तरह से जो चैलेंज था या उस बस्ती में जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ। और फिर जब उड़ान ने उड़ना शुरू किया, तो जब उड़ान ने उड़ान भरी तो इतने लोग हमारे आने लगे, अपने बच्चों के बर्थडे मनाने के लिए आने लगे, अपने शादी की सालगिरह मनाने आने लगे और बच्चों के साथ केक काटने लगे। इवन हमारे जो कबाड़ चुगने वाले बच्चे हैं उन्हें लोग अपने घरों पे बुलाने लगे कि हमारे घर में आज बच्चे का बर्थडे है, 5 बच्चे आज हमारे घर लेके आ जाओ। तो उससे वो जो चीज़ें थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। डिस्टेंस खत्म हो गया, आपको ये कहना चाहिए। ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अभी हमने उसके बाद जब वहाँ बच्चे पढ़ाने शुरू किए तो जो बड़े बच्चे थे उनको हमने 5-6 साल बाद अच्छे जब पढ़ने लगे, 3 साल बाद, तो हमने उन्हें क्या किया कि उन बच्चों को हमने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। और सरकारी स्कूल में
जब वो बच्चे जाने शुरू हुए तो हमने उन्हें कहा कि तुम एज ए ट्यूशन यहाँ पे आओ शाम को। जब वो बच्चे शाम को वहाँ आना शुरू हुए तो उनके वो रिजल्ट जो थे उन सरकारी स्कूलों में वो इतने शानदार थे कि बहुत सी क्लासेस ऐसी रही जिसमें जब छठी का रिजल्ट आया तो पहला बच्चा भी हमारा, सेकंड भी हमारा, थर्ड भी हमारा। अच्छा। और वो कंटिन्यू बदस्तूर जारी है। इस बार हमारे स्कूल के एक बच्चे ने 10th क्लियर किया, पहला जो उड़ान से पढ़ा था बच्चा पहला, और वो 10th क्लियर किया उस बच्चे ने। तो मतलब ये जान के ऐसा लगता है सपना जैसे है ना, ये सब कुछ सपने की तरह रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी 54 बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात की जो लड़कियां जिनके लिए बहुत सारी बंदिशें थी वो सारी बंदिशें खत्म हुई। और अब जो बड़ी लड़कियां थी 16, 17, 18 साल की, वो कहती हैं हमें तुम छठी में ही चाहे एडमिशन करा दो हमारा। हमने राइट टू एजुकेशन का इस्तेमाल किया था स्कूल एडमिशन के लिए। तो बहुत हमें कॉलेजेस, स्कूलों ने भी बड़ी हेल्प की। जो लड़कियां हैं वो गवर्नमेंट, जो सरकारी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसमें पढ़ती हैं, और जो लड़के हैं वो एक नेशनल नेहरू जूनियर हाई स्कूल उसमें पढ़ते हैं। और उसके बाद अभी जो बच्चे 9th में आए हैं हमारे लड़के, उन लड़कों को हमने एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो बॉयज़ का है उसमें हमने एडमिशन कराया उन बच्चों को। और अब तो फिर हमने वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ का शुरू किया कि कैसे हम उन लोगों को मेडिकल सुविधाएं दे सकते हैं। तो हमने एक MBBS डॉक्टर हमें अपनी सेवाएं देते हैं, तो 10 रुपीज़ में विद मेडिसिन हम लोग देते हैं। ये आइडिया हमें आया था सत्यमेव जयते जब हमने देखा एक बार, तो उसमें उन्होंने, आमिर खान ने दिखाया कि कैसे जेनरिक दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जेनरिक दवाइयाँ सर्च की, पता लगा बहुत ही सस्ती हैं। तो हमने शुरू किया वहाँ पे, फिर मेडिकल क्लासेस शुरू की। तो जेनरिक दवाइयाँ अब हम वहाँ पे देते हैं 10 रुपीज़ में विद मेडिसिन। एक MBBS डॉक्टर अपनी सलाह देता है। उसके बाद एक बड़ा पैनल है डॉक्टर्स का, जहाँ जो हमारे यहाँ से रेफर होगा वो वहाँ पे फ्री उसका चेकअप होगा। तो इस तरह से वो चीज़ें एक के बाद एक बढ़ती चली गई। फिर हमने 2 साल बाद वहाँ पे शुरू किया कि जो वहाँ पे आदमी और औरतें रहते हैं कि वो पढ़ना चाहें तो। महिलाएं तो कम आई हमारे यहाँ, दोपहर में महिलाओं की क्लास होती थी और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक पुरुषों की क्लास होती थी। और एक समय ऐसा था जहाँ पे हमारे पास 18 साल से 35 साल तक के 100 से ज़्यादा बच्चे, मतलब आदमी या लड़के, वो एक ही साथ पढ़ते थे सारे के सारे बैठ के। अच्छा। एक क्लास में, और उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस होता था उस क्लास में। मतलब मैं तब ये सोचता हूँ कई बार सीखने की इतनी इच्छा उन लोगों में थी और हम लोग उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे, कितनी अजीब बात है। जी, ऐसे ही होता है कई बार ना। तो ये चीज़ें अब जब पेरेंट्स पढ़ने लगे तो जो बच्चे जिनके नहीं पढ़ते थे वो और ज़्यादा आने लगे हमारे पास। और अभी उड़ान में 253 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उड़ान में। जैसे आपने ये कदम उठाया तो इसमें आपके फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, या आपके जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड सर्कल है उन लोगों का क्या सपोर्ट रहा आपको इस काम के लिए? फ्रेंड्स और फैमिली से तो मुझे पूरा सपोर्ट रहा। शायद फैमिली ने मान लिया था कि इसको इन कामों में मज़ा आता है, तो वो खुद भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए मेरे साथ। और फ्रेंड्स जो थे वो, उनके बिना तो ये जर्नी मतलब यहाँ तक आ ही नहीं सकती थी। हमेशा ऐसा रहा कि जब भी चीज़ें होनी थी कोई भी, तो कोई ना कोई खड़ा रहा। चाहे वो फाइनेंशियल नीड्स थी हमारी, तब लोग खड़े रहे। चाहे वो जो काम करने के लिए हाथों की ज़रूरत थी, तब लोग खड़े रहे। तो वो बढ़ता ही चला गया, कारवां जो है वो बढ़ता चला गया। अब बहुत बड़ा ग्रुप है। लड़का अनुराग सेठ है, वो हमारा न्यूज़लेटर निकालता है। एक हरिमर्दन सिंह गौड़ हैं, वो बच्चों के स्कूली जो मैटर होते हैं वो सारे सब सुलझाते हैं, कैसे एडमिशन होना है, कहाँ एडमिशन होना है। संजय नागपाल है, अमन गर्ग हैं जो शुरू में हमसे जुड़े, और उन्होंने ही एक तरह से, अमन गर्ग ने ही स्कूल को आज इस पोजीशन में पहुंचाया। क्योंकि अमन गर्ग वो बंदे थे जो चीज़ों को समझते थे बेहतर तरीके से, और उन्होंने हमारी जितनी वित्तीय ज़रूरतें थी उन सबको पूरा किया। और ये बहुत बड़ी बात थी कि, और हमें सोचना नहीं होता था, उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया हुआ था कि आपको अगर कुछ भी चीज़ आपको ज़रूरत है आप मुझे बताओ, और वो पूरी हो जाती थी हमारी। सबसे अच्छा ये रहा, हमने कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। कभी हम किसी के पास नहीं गए कि आप स्पॉन्सर कर दो, आप हमें मेज़ दे दो, कुर्सी दे दो, कभी नहीं गए। लोग अपने आप जुड़ते गए, अपने आप देते गए। जो भी किया वो आपने सब अपने बेस पे सब किया। अपने, नहीं लोग, मतलब लोग अपने आप से आते रहे। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमने लोगों से जाके कॉन्टेक्ट किया कि आप हमें एक अलमारी चाहिए, आप हमें अलमारी दे दो। जब हमें अलमारी की ज़रूरत पड़ी तो हमें 2 लोगों ने कहा कि मैं दे रहा हूँ अलमारी। अजय जी, जब आपने ये कदम उठाया तब इसमें किसी सरकारी संस्था या किसी, जो हमारे यहाँ प्राइवेट संस्थाएं भी काफ़ी होती हैं,
उनका कुछ सपोर्ट आपने कभी लिया या उन्होंने अपनी तरफ से कभी कोशिश की आपकी हेल्प करने की? सरकारी संस्थाओं से तो पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई थी कि वहाँ के उसके साथ करप्शन थोड़ा आता है सरकारी योजनाओं के साथ, तो इसलिए हमने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन प्राइवेट संस्थाओं का ये था कि वो तो लगातार सही बात तो ये है कि शायद उड़ान आज जब इस मुकाम पे आया है उसके पीछे प्राइवेट संस्थाएं ही हैं। रोटरी हमें बहुत मदद करता है, लॉयनस क्लब, भारत विकास परिषद है, और राम अवतार गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट है, दिल्ली का गूंज है, और मुंबई से टच वन लाइफ है, गुजरात से आश्रय फाउंडेशन है। उसके अलावा शायद 20-25 ऐसे प्राइवेट ग्रुप हैं जो कि डिफरेंट संस्थाएं छोटे छोटे काम करती हैं। उन्होंने हमें आके कॉपीज़ दे दी, हमें आके हमारे यहाँ फ्रूट्स बांटे, उन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए हमारे यहाँ, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की हमारे यहाँ। उसके अलावा स्कूल्स हमारे यहाँ बहुत से आए, डेलमोन इंटरनेशनल हमारे यहाँ स्कूल आया, और उन्होंने हमारे बच्चों को अपने स्कूल में बुला के भी पूरा उनको बताया कि कैसे स्कूलिंग बड़े स्कूलों में कैसे सारी चीज़ें होती हैं। सोफिया हमारे यहाँ आया, मतलब ऐसे कई स्कूल हैं शहर में जिनके मुझे नाम भी एकदम से रिकॉल नहीं हो रहे, कि वो सारे स्कूल हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने मदद। दिल्ली से मिस्टर गोविंद अग्रवाल का ग्रुप है, उन्होंने हर उस बच्चे को साइकिल दी जो बच्चा सरकारी स्कूल में जाने लगा, और 54 बच्चे सरकारी स्कूल में गए तो उन्होंने 54 साइकिलें हम लोगों को दी। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि ऐसे अननोन लोग जो कि कभी मतलब हमने सुना नहीं था उनके बारे में, वो अपने आप से खुद से हमें सपोर्ट करने चले आए, तो ये बहुत बड़ी बात थी ये वाली। अजय जी, जैसे आदमी कोई काम शुरू करता है तो उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो आपने जब ये काम स्टार्ट किया तो आपको किस काम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई? शुरुआती प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि जिस ग्रुप के साथ हमने एक तरह से ये सपना देखा था और ये हुआ था कि हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे, वो परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थी कि उनमें से ज़्यादातर लोग ये सब कुछ शुरू होने से पहले ही अलग हो गए। तो ये उसका रीज़न ये था कि बहुत से लोगों ने हमें डरा दिया कि तुम इस बस्ती में काम करना चाहते हो, यहाँ के लोग तुम्हें इस दिन कुछ गड़बड़ हो गई तुम्हें ही पीटेंगे यहाँ के लोग, ऐसा लोगों ने कहा हमें। और किसी भी स्कूल में जो आसपास के स्कूल थे, हमें लग रहा था कि बड़ा आसान होगा, हम स्कूल से कहेंगे कि 2 कमरे आप हमें दे दो, शाम के समय स्कूल खाली होता है और हम वहाँ पे पढ़ाने लगेंगे, लेकिन किसी भी स्कूल ने हमें जगह नहीं दी। फिर हमने कोशिश की प्लॉट्स में कि कोई खाली प्लॉट जो पड़े हैं कोई प्लॉट ऑनर हमें प्लॉट दे दे, तब भी हमें किसी ने प्लॉट नहीं दिया। उसके बाद फिर वो सोशल स्ट्रक्चर भी है ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं ये वाला जो समुदाय है ये विशेष पार्टी से जुड़ा हुआ है और पॉलिटिक्स हमारा प्लॉट में कब्जा हो जाए, यहाँ पर नहीं बैठने दिया, यहाँ भी अवैध कब्जा ना हो जाए, इस तरह की हज़ारों बातें। उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि जिस सड़क के किनारे वो रहते हैं उस सड़क के किनारे ही क्लास चलना शुरू होगी, और हमने उसकी डेडलाइन बना दी थी कि इस डेट में 1 जनवरी से ये यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएगी, 1 जनवरी 2011 से। तब हमें जो वहाँ का प्रधान था उसने बोली सड़क किनारे तो अच्छा नहीं है, और मैं एक मंदिर है उस मंदिर पे तुम्हारी शुरू कराता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या थी, उस मंदिर का कोई रास्ता ही नहीं था उसकी छत का जाने के लिए, और जो प्रधान जी थे उनकी जो दुकान थी उसके छत पे जाने का रास्ता था, लेकिन मंदिर और उनकी छत के बीच में एक गली थी। तो प्रधान जी ने अपने पैसे से, उस बस्ती के प्रधान जी जो थे उन्होंने अपने पैसे से उस मंदिर और अपनी दुकान की छत के बीच में एक लिंटर डाल दिया। अच्छा। अब बच्चे उनकी दुकान की छत पे जाते थे, उस रास्ते से उनके मंदिर की छत पे जाते थे और वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। ऐसे ही सारी चीज़ें शुरू हुई। फिर दूसरा एक बड़ा समस्या थी, हमें टीचर नहीं मिल रही थी, फंड्स थे नहीं हमारे पास। तो हमने ये सोचा था 1000 में हम 2 घंटे तो पढ़ाने को टीचर मिल जाएगी, कोई टीचर ही ना मिले हमें। सब ये कहें उस बस्ती वहाँ के बच्चे बहुत गालियाँ देते हैं, वहाँ पे तो बहुत गंदे लोग रहते हैं, इस तरह की हमें लोगों ने वो किया। तो कोई टीचर नहीं मिली हमें 1-1.5 महीना। उसके बाद एक जब टीचर मिली तो तब चीज़ें थोड़ा बेटर होना शुरू हुई, फिर बच्चे साफ रहने लगे तो चीज़ें और टीचर आ गई, इस तरह से एक के बाद एक चीज़ें होने लगी। जैसे आपने उस बस्ती के प्रधान जी की बात बताई कि भाई उन्होंने अपनी छत से मंदिर तक जाने के लिए बच्चों के लिए लिंटर उन्होंने अपने खर्चे से डरवाया, जैसे भी उन्होंने मैनेज किया होगा। उसके अलावा जहाँ पे आपने काम शुरू किया वहाँ के लोगों का और क्या सपोर्ट मिला आपको?
कि वहाँ के लोगों का सपोर्ट रहा हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ के सफल तभी हो सकती है जब ऐसा कोई सपोर्ट वहाँ के लोगों से मिले हमें। एक तो ये था कि वो हमारे जो प्रधान जी थे उनका सबसे जो एक रोल था वो सबसे इम्पोर्टेंट था कि जैसे दिक्कतें क्या होती थी कि स्कूल में आके बच्चे झगड़ जाते थे और वो झगड़ा उनके घरों तक में आ जाता था, वहीं उनकी महिलाएं आ जाती थी, पुरुष आ जाते थे, उनके माँ बाप आ जाते थे, वहीं झगड़ा होने लगता था। इतना ज़्यादा कि ईंटें वो उठा लेते थे, इतना ज़्यादा झगड़ा। तो ऐसे में जो प्रधान जी थे उनका बड़ा रोल था वहाँ पे। या लोग हमें कहते थे ऐसे तुमने स्कूल चला लिया, ऐसे थोड़े स्कूल चलेगा, रोज बच्चे यहाँ लड़ मर रहे हैं यहाँ पे। एक मतलब ये छोटी सी बात है लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बच्चे दरी पे बैठते थे, दरी पे बैठने के लिए चप्पल उतारनी पड़ती थी और रोज 2-3 चप्पल चोरी हो जाती। एक ही चप्पल पे 2 बच्चे लड़ने लगते थे कि ये चप्पल मेरी और ये मेरी, और लड़ते लड़ते उनके माँ बाप आ जाते थे वहाँ पे। तो ये मतलब बड़ी समस्याएं थी ये वाली। लेकिन ये था कि कुल मिला के लोग आपस में भले ही चीज़ों को लेके बच्चों के झगड़ों में झगड़ रहे थे लेकिन वो हमें अप्रिशिएट कर रहे थे, वो कहते हाँ चलो कुछ कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये मतलब बड़ा तो बस्ती का तो ज़बरदस्त सपोर्ट है और वो सपोर्ट जब बच्चों में निखार आने लगा तो वो फिर बढ़ता ही चला गया। अभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके घर क्या बनना हूँ, उन्हें किसी बात में अपनी डिस्कशन करना हो, कोई सलाह लेनी हो, कुछ भी, वो सीधे मेरे पास आते हैं। चाहे वो घर की हो, चाहे महिलाओं की समस्याएं हो, चाहे पुरुषों की हो, बैंक की हो, बाजार की हो, बीमारी की हो, वो हर काम के लिए सीधा मेरे पास आते हैं कि भाई ये हमें ये दिक्कत हो गई, इसके क्या करें हम लोग। तो ये बहुत मतलब बड़ी बात थी ये वाली। उसी कुछ टाइम बाद हम बार बार सर्वे करते थे बस्ती में, तो हमने देखा बहुत सारे लोग बीमारियों का इलाज ही नहीं करा रहे, अपना बैठे हैं, उनके पैसा नहीं है, उनके पास उनकी सर्जरी नहीं हो रही है, उनको पथरी है, उनके कोई हाथ में, एक लेडी था उसका हाथ ऐसे चिपका हुआ था बस्ती में। तो फिर हमने देखा कि यार हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो फिर हमने एक ये प्लान किया कि हम लोग एक सर्जरी हम लोग कराया करेंगे महीने में लगभग ना। तो हमने एक सर्जरी करानी शुरू की। अब सर्जरी के लिए पैसा कहाँ से आए, तो 2 चीज़ें हुई। एक तो डॉक्टर्स मिल गए हमें जिन्होंने कहा हम आपसे कोई पैसा ही नहीं लेंगे, आप अगर किसी को भेजोगे तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप सर्जरी कराइए। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरा क्या हुआ कि अगर बहुत महंगा ऑपरेशन है तो डॉक्टर ने कहा मैं आपसे बहुत ही कम पैसे लूँगा। तीसरी क्या बात हुई कि जब हमने फेसबुक पे डाला कि हमें एक ऐसा फला आदमी मिला है और इसके ऑपरेशन के लिए हमें 5,000 रुपये चाहिए, हमने ऐसे फेसबुक पे डाला और कोई भी आदमी अगर इसका ऑपरेशन कराना चाहे तो कॉन्टेक्ट करे। तो हर ऑपरेशन के लिए हमें विद इन फ्यू घंटे, मतलब 30 मिनट 1 घंटे में हमें एक ना एक आदमी का फ़ोन आया, उसने कहा मैं कराऊंगा इसका ऑपरेशन। और हमने कहा ठीक है भाई, इस दिन ऑपरेशन है, आप हॉस्पिटल आ जाना और अपने हाथ से डॉक्टर को दे देना। और चीज़ें ऐसे होने लगी। अभी हमने बहुत से लोगों के ऑपरेशन करा दिए। एक लड़की सुनता नहीं था, उसको उसके दोनों कान का ऑपरेशन हुआ, सुनने लगा उसे। वो लड़की जिसका हाथ चिपका हुआ था उसका हाथ खुल गया। एक लड़की की आँख बाहर लटकी हुई थी, उसको हमने हटवा के उसको आर्टिफिशियल आई लगाई, वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की हो गई। एक लड़की उंगलियां चिपकी हुई थी, उसकी हमने सर्जरी कराई, उसकी उंगलियां पूरी तरह खुल गई। आईज़ के ऑपरेशन कराए हमने बहुत सारे। जो एक चाइल्ड कैटरेक्ट होता है बाय बर्थ, बच्चा ऐसा लगता है ब्लाइंड है, ब्लाइंड होता नहीं वो। तो हमने 10-10 साल के उन बच्चों की सर्जरी कराई, वो दिखने लगा। तो ये आज ऑपरेशन हुआ, कल दिखने लगा 10 साल का बच्चा जो जन्म से ब्लाइंड था। फिर हमने पिछले साल वहाँ देखा कि उनके लिए शादी एक बहुत खर्चीला प्रोग्राम है क्योंकि पूरी बस्ती का खाना करना है। तो हमने एक प्लान किया कि हम ऐसा करते हैं, खाना हम लोग करते हैं और शादी आप लोग कर लो, आपका जो लेन देन करना है उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो खुद ही करिए आप, लेकिन शादी में जो खाने का सारा खर्चा है, टेंट का खर्चा है, वो हम लोग करेंगे। पहली बार में 6 शादियाँ हुई। इस साल हमें फिर करना है 28 फरवरी। तो अभी 10 लड़कियों के वहाँ नाम लिखे जा चुके हैं। दूसरा क्या है, इससे हम और भी चीज़ें बचा रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है कि 18 साल से कम में शादी हो जाती है, 3 महीने एक साथ है, बड़ी 18 की होगी उसकी शादी है। तो घर वाले पैसा बचाने के लिए क्या करेंगे, 16 साल वाली जो है उसकी भी शादी कर देंगे, 14 साल वाली की भी कर देंगे। उसे ससुराल भेजेंगे 2 साल बाद ही, लेकिन शादी तो हो जाती है उसकी। तो जब हमने ये वाला चीज़ शुरू की कि शादी हम लोग करेंगे और आप लोग अपना आओ और शादी में खाना पीना खाओ और जाओ, शादी तुम्हारी हो जाएगी। तब से ये हो गया, हमने उसमें कर दिया 18 साल की लड़की की शादी होगी उसके अंदर। तो आने वाले समय में क्या होगा कि हम जो वो चाइल्ड मैरिज वाला जो था वो भी वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। अजय जी, आप जैसे ये काम कर रहे हैं, एक समाज के लिए आप कोई मैसेज अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं प्लीज़।
मैसेज तो शायद यही है, देखिए हम सबको पता है सब चीज़ें ना, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, हमें सब पता है। जब हम कुछ दोस्त मिल के सिर्फ 6 सालों में एक बस्ती जिसमें 2500 लोग रहते हैं उसका काया पलट कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों सरकारों पे हम निर्भर रहें, क्यों ऐसी चीज़ें हों कि हम वेट करते रहें कि हाँ सरकार करेगी तो हम कुछ उत्थान करेंगे, कुछ पुनरुत्थान करेंगे, चीज़ों को बदलेंगे। क्यों ना ऐसा हो कि हर शहर में एक उड़ान जैसी संस्था बने जहाँ पे जो इस तरह की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए अपने आप। सोचो सिर्फ 6 साल में हम पूरे देश के जितने भी ऐसे स्लम हैं जो अनपढ़ बच्चे उनको ख़त्म कर सकते हैं। और कितने लोग चाहिए हमें? शायद हर शहर से 15, 20, 50 लोग बस। तो क्योंकि सरकार नहीं कर पा रही तो शायद हम लोगों को आना चाहिए। जो जितने लोग काम करना चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है प्लान बहुत लोग करते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, वो एक बार खड़े हो तो मतलब अपने आप हो जाती हैं चीज़ें। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि लोग अपनी तरफ से कोशिश करें कदम बढ़ाने की या कुछ इस तरह के कार्य करने की, तो अपने आप से अगर पहल करेंगे तो फिर आदमी बढ़ेगा और उसके साथ लोग जुड़ेंगे और अच्छी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो अजय जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं, ऊपर वाले से हम आशा करेंगे आप काफ़ी आगे जाएं और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हो रहे हैं उनको आप कोशिश से दूर करें और भी लोग आपसे जुड़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।